हे एवरीवन, दिस इज सिमरन एंड वेलकम टू इग्नू ई पाठशाला। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपने घर में सेफ होंगे और अपनी प्रिपरेशन भी आप रेगुलर बेसिस पे कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम यूनिट 16 डिस्कस कर रहे थे, दैट इज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड डिस्प्यूट्स। और हम ऑलरेडी अपने पिछले वीडियो में आर्बिट्रेशन, लिटिगेशन और कॉन्सिलिएशन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आप में से किसी ने पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लीजिएगा। आई होप आपको काफी हेल्पफुल होंगी। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर जाए। और अगर आप चाहते हैं कि मेरे साथ कनेक्ट करें कहीं पे, अगर आप मुझे कुछ आपको दिक्कत होती है तो आप मुझे पिंग कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, इग्नू ई पाठशाला नाम है। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे वहां मैसेज कर सकते हैं। और जहां तक रही आपकी पीडीएफ की बात, तो अब पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगी। तो अगर आप इग्नू स्क्वाड ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं अगर आपको पीडीएफ की जरूरत है। ठीक है, चलिए हम बिना किसी देर के अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं रोल ऑफ आईसीसी ऑन आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन। ठीक है, आईसीसी क्या है? दैट इज इंटरनेशनल चेंबर ऑफ कॉमर्स। अब इनका जो मेन रोल होता है वो ये होता है कि जो भी इंटरनेशनल ट्रेड में ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, चाहे वो गुड्स के हैं चाहे सर्विसेज के हैं, उनको ये क्या करते हैं? मॉनिटर करते हैं। ठीक है, और अगर कोई भी डिफरेंसेस आते हैं, कुछ डिस्प्यूट्स आते हैं, तो ये हेल्प करते हैं उसको सेटल करने में। ठीक, so arbitration is a cost and time saving method of settlement of trade disputes and therefore it has become a popular method of settlement of dispute. For the settlement of dispute relating to international trade, there is International Chamber of Commerce. ICC has a clear framework of rules and procedures which provides the required facilities and administrative and supervisory services. The ICC system has the flexibility of ad hoc arbitration. तो आईसीसी का क्या रोल है आर्बिट्रेशन और कॉन्सिलिएशन में? देखिए, आईसीसी फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जिसके रूल्स और रेगुलेशंस या प्रोसीजर्स के अकॉर्डिंग ही आर्बिट्रेशन और कॉन्सिलिएशन का प्रोसेस आगे किया जाता है। ठीक है, और आईसीसी सिस्टम एड हॉक आर्बिट्रेशन की फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब ये एड हॉक आर्बिट्रेशन क्या होता है ये हम ऑलरेडी अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें कि हमने क्या डिस्कस किया था कि इसमें जो प्रॉपर इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है वो ना फॉलो होके क्या होता है कि जो भी पार्टीज होती हैं वो आपस में म्यूचुअली डिसाइड करती हैं कि वो कैसे आर्बिट्रेशन का प्रोसेस करना चाहती हैं। मतलब कि वो कौन से आर्बिट्रेटर्स को अपॉइंट करना चाहती है, कितने आर्बिट्रेटर्स को अपॉइंट करना चाहते हैं, कौन सी पॉलिसी फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग वो आर्बिट्रेशन का प्रोसेस आगे लेके जाना चाहती है। ठीक है, तो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी आईसीसी प्रोवाइड करता है। ठीक, तो आईसीसी हैज द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले है आईसीसी हैज अ परमानेंट सेक्रेटरिएट which supervises each arbitration and conciliation together with a comprehensive set of rules for guiding the procedure. तो आईसीसी के पास एक परमानेंट सेक्रेटरिएट है जो कि आर्बिट्रेशन और कॉन्सिलिएशन के जो प्रोसीजर्स हैं उनको सुपरवाइज करता है, देखता है कि सेट ऑफ रूल्स और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ही आर्बिट्रेशन और कॉन्सिलिएशन का प्रोसेस फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है द कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन इज हेडेड बाय चेयरमैन असिस्टेड बाय 8 वाइस चेयरमैन, अ सेक्रेटरी जनरल and one or several technical advisors selected by the council of ICC. ठीक है, तो पहला कॉन्स्टिट्यूएंट क्या हो गया? परमानेंट सेक्रेटरिएट। दूसरा है हमारा कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। ठीक है, अब इसमें क्या है कि एक चेयरमैन होते हैं, ठीक, उनके नीचे 8 वाइस चेयरमैन होते हैं, एक सेक्रेटरी जनरल और एक या एक से ज्यादा टेक्निकल एडवाइजरीज होते हैं जो कि आईसीसी अपॉइंट करती है। ठीक, The court meets once in a month. The court of arbitration does not itself settles the dispute. ठीक है, तो जो इस पैनल में जितने भी लोग होते हैं वो डिस्प्यूट को सेटल नहीं करते हैं। आर्बिट्रेटर्स और कॉन्सिलिएटर्स अलग से अपॉइंट किए जाते हैं, वही जो डिस्प्यूट होता है उसको सेटल करते हैं। ठीक है, The court of arbitration appoints and confirms the appointment of arbitrators and conciliators.
The court has the power to ensure application of ICC rules for arbitration and conciliation. The arbitral award is the final and binding and the parties shall be deemed to carry out the award. और जो भी arbitrator या conciliator तो हम नहीं कह सकते हैं कि वो बाइंडिंग होता है या फिर उसके जो भी डिसीजन होता है वो माना जाता है, क्योंकि वो एक तरह से सिर्फ सलाह देता है। लेकिन आर्बिट्रेटर ने अगर कुछ भी डिसीजन दिया या कोई भी अवार्ड मतलब कोई जजमेंट दिया तो वो बाइंडिंग होगा और जो भी डिस्प्यूट में पार्टीज इन्वॉल्व हैं उनको वो मानना पड़ेगा। ठीक, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब देख लेते हैं मेजर इश्यूज इन सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड डिस्प्यूट्स। सबसे पहला पॉइंट है हमारा एप्लीकेबल सब्सटैंटिव लॉ। एप्लीकेबल सब्सटैंटिव लॉ इज द प्रॉपर लॉ एप्लीकेबल टू द कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट्स। तो सब्सटैंटिव लॉ का क्या मतलब, एकदम सिंपल लैंग्वेज अगर मैं आपको बताऊं कि कोई भी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज मतलब कि जो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में हैं ऑलरेडी, ठीक है, और उनकी क्या राइट्स हैं, क्या ड्यूटीज हैं या क्या उनके ऑब्लिगेशंस हैं, मतलब कि पार्टीज क्या कर सकती हैं क्या नहीं कर सकती हैं, ये कौन डिफाइन करता है, सब्सटैंटिव लॉ में डिफाइन किया जाता है। ठीक है, तो सब्सटैंटिव लॉ यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा प्रॉपर लॉ जो कि एप्लीकेबल होता है पार्टीज के ऊपर। ठीक, तो सब्सटैंटिव लॉ डील्स विद द कंटेंट ऑफ द लॉ। एवरी कॉन्ट्रैक्ट हैज टू बी गवर्न्ड बाय सम सब्सटैंटिव लॉ। Applicable substantive law may or may not be the relevant national laws depending on the presence or absence of a choice of law clause in the contract। तो हमने proper law of contract unit में डिस्कस किया था कि अगर कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली डिसाइड कर लेती हैं कि वो कौन सी कंट्री के लॉ को अप्लाई करेंगी, अपने रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करेंगी, तो उस टाइम पे आपका प्रॉपर लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर पार्टीज ये डिसाइड नहीं कर पाती हैं कि वो कौन सी कंट्री के लॉ को अप्लाई करेंगी, तो उस टाइम पे क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ अप्लाई किया जाता है, जिसमें कि क्या बोला जाता है कि एक्सपोर्टिंग कंट्री और इंपोर्टिंग कंट्री दोनों के तो ऑब्लिगेशंस रहते ही हैं। एक्सपोर्टिंग कंट्री का ऑब्लिगेशन रहता है कि वो प्रोडक्ट को इंपोर्टर तक पहुंचाए और इंपोर्टर का क्या ऑब्लिगेशन रहता है कि वो उसके लिए पे करे। ठीक, लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है मॉडर्न सिचुएशन के अकॉर्डिंग या मॉडर्न एरा के अकॉर्डिंग कि जो एक्सपोर्टर है उसका मेजर ऑब्लिगेशन होता है। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होगा, इंपोर्टर की कंट्री का लॉ अप्लाई किया जाएगा। ठीक, अब इंटरनेशनल ट्रेड में हर जगह जो भी लॉज रूल्स रेगुलेशंस हैं वो डिफर करते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, जो डिफरेंसेस आ सकते हैं, डिस्प्यूट आ सकते हैं और सेटलमेंट करने में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा jurisdiction or the forum। After deciding the applicable substantive law, the next issue relates to the jurisdiction on or competence of the courts to hear the case. In the absence of arbitration agreement, only the courts at defendant's place of business are competent to hear and try the case. The plaintiff will normally have to sue in the court of the defendant, which is in a foreign country where the defendant has its assets। अब नेक्स्ट मेजर इशू है कि किस कंट्री में जाके इस डिस्प्यूट को सेटल किया जाए, एक्सपोर्टर की कंट्री में, इंपोर्टर की कंट्री में या कोई थर्ड कंट्री में। ठीक है, तो अगर आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट नहीं है तो उस टाइम पे जो कोर्ट है वो क्या डिसाइड करती है कि जो डिफेंडेंट की प्लेस है वहां पे इस केस की हियरिंग होगी। अब ये डिफेंडेंट कौन है, जिसके ऊपर केस लगाया गया है या जिसके ऊपर क्राइम के चार्जेस लगाए गए हैं। ठीक है, तो उसकी कंट्री में ये हियरिंग होगी। ठीक, अब ये भी हो सकता है कि जो डिफेंडेंट है उसकी असेट कोई और कंट्री में अवेलेबल हो या वो कोई और कंट्री से ये ट्रेड करता हो, उसके बाद वो आगे प्रोसेस करता हो। ठीक, तो अगर कोई थर्ड कंट्री में उसकी असेट है तो वहां जाके इस केस की हियरिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इन ऑल आप देख रहे हैं तो काफी इनकन्वीनियंट और बहुत ही कॉस्टली प्रोसेस है। ठीक है, तो इसीलिए ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि किस जगह पे जाके पर्टिकुलरली डिस्प्यूट को सेटल किया जा सके। ठीक, देखिए, इफ द डिफेंडेंट does not have asset in his country, the plaintiff may sue in a third country where the
defendant has its assets. Although inconvenient and costly, the plaintiff has no other alternative, and in the interest of the plaintiff, it is advantageous to file a suit in the court of a place or country where the defendant has its asset. तो जो plaintiff है मतलब जो अग्रीड पार्टी है जिसने केस दायर किया है या जिसने क्राइम के चार्जेस लगाए हैं डिफेंडेंट के ऊपर, तो वो यही कर सकती है कि डिफेंडेंट की जहां पे असेट्स हैं सीधे वहीं पे ही इसके ऊपर केस करे और वहीं पे ही जो भी हियरिंग होनी है उसकी होए। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट हमारा वेन्यू ऑफ आर्बिट्रेशन। अब इसमें क्या बोला गया कि जो पार्टीज इन्वॉल्व हैं कॉन्ट्रैक्ट में उनको ये फ्रीडम है कि वो डिसाइड कर सकती हैं कि वो कहाँ पे आर्बिट्रेशन के प्रोसेस को फॉलो करना चाहती हैं। ठीक है, वो इस चीज का क्लॉज अपने कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन कर सकती हैं और उसके अकॉर्डिंग कौन कहाँ पे आर्बिट्रेशन का प्रोसेस करना चाहती हैं, किस इंस्टीट्यूशन के द्वारा करवाना चाहती हैं, ये सब मेंशन कर सकती हैं। लेकिन पार्टीज अगर ये डिसाइड नहीं कर पाती हैं या उन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट में आर्बिट्रेशन से रिलेटेड कोई क्लॉज नहीं मेंशन किया है, तो उस टाइम पे जो आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल है या जो इंस्टीट्यूशन है वो खुद ये डिसाइड करेगा कि ये आर्बिट्रेशन के प्रोसेस को कहाँ फॉलो किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो पार्टीज इन्वॉल्व हैं और जो आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल है इनके बीच में कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं वेन्यू को लेके, क्योंकि हो सकता है जो पार्टीज हैं वो आर्बिट्रेशन प्रोसेस कहीं और करना चाह रही हो लेकिन जो आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल है उन्होंने कहीं और आर्बिट्रेशन के प्रोसेस को रखा हो। ठीक है, तो ये भी क्या हो सकता है, एक मेजर इशू हो सकता है डिस्प्यूट को सेटल करने में। ठीक, एक बार इसको फटाफट रीड कर लेते हैं। Regarding the venue for arbitration, the parties have the freedom to agree and incorporate in the contract or arbitration agreement or clause the country in which arbitration has to be conducted and the name of specific arbitration tribunal or institution which will arbitrate the dispute, taking into account the cost, convenience, etc. So this depends on the negotiating ability of the parties. If arbitration agreement or the arbitration clause in a contract is silent on the choice of the venue for arbitration, the arbitration tribunal shall determine the venue or place of arbitration having regard to the circumstances of the case and the convenience of the parties. ठीक है, तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एप्लीकेबल प्रोसीजरल लॉ। अब ये प्रोसीजरल लॉ क्या होता है इसको समझने से पहले एक बार हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने सब्सटैंटिव लॉ क्या पढ़ा था। देखिए, सब्सटैंटिव लॉ में हमने क्या बात करी थी कि ऐसा लॉ या ऐसे लॉ प्रोसीजर जिसमें कि जो पार्टीज इन्वॉल्व हैं कॉन्ट्रैक्ट में उनके जो राइट्स, ड्यूटीज, ऑब्लिगेशंस जो हैं वो डिसाइडेड हैं, मतलब कि पार्टीज को क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये किस में आता है, सब्सटैंटिव लॉ में आता है। ठीक, और प्रोसीजरल लॉ क्या होता है, वो लॉ जो कि डिफाइन करता है या इम्प्लीमेंट करता है ये सब प्रोसेस। ठीक है, मतलब कि जो पार्टीज हैं वो उनकी जो राइट्स, ड्यूटीज और ऑब्लिगेशंस है उनको कैसे इम्प्लीमेंट करना है ये कौन बताता है, प्रोसीजरल लॉ बताता है। ठीक, एक बार इसको रीड कर लेते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सप्रेस और इम्प्लाइड चॉइस, the law of principal place of business of the exporter is the applicable substantive law or the proper law of contract. As far as the application of the procedural law is concerned, the proper law of contract, that is lex causa, does not apply. The parties may provide in their contract the selected or agreed applicable procedural law. The chosen law will be procedural law to govern the procedures for arbitration or litigation, but the procedural law selected should not be repugnant to the public policy and should not be contrary to the overriding and mandatory provisions of a law of the country where the arbitration or litigation is held, and the selection shall be bona fide and legal. हमने ये डिस्कस किया था अपने पिछले सेशन में कि जो भी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज हैं जरूरी नहीं है कि वो एक्सपोर्टिंग कंट्री या इंपोर्टिंग कंट्री के ही लॉ को अप्लाई करें, वो किसी तीसरी कंट्री के भी लॉ को अप्लाई कर सकती हैं, लेकिन ऐसा करने में वो कोई भी लॉ, रूल्स या रेगुलेशंस को ना तोड़े और वो जो भी लॉ हो वो बोनाफाइड और लीगल होना चाहिए। ठीक है, मतलब
वो रियल होना चाहिए और लॉ की नज़र में वो वायबल होना चाहिए। ठीक, अब एप्लीकेबल प्रोसीजर लॉ का क्या मतलब हुआ कि जो भी लॉ अप्लाई किया गया है वो बोनाफाइड हो, रियल हो। ठीक है, अगर जो भी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज हैं वो किसी ऐसी कंट्री के लॉ को अप्लाई करती हैं जो कि बोनाफाइड नहीं है और लीगल नहीं है, तो क्या होगा, जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो वॉइड हो जाएगा। ठीक है, तो प्रोसीजरल लॉ जो भी प्रोसीजर के अकॉर्डिंग वो लॉ को इम्प्लीमेंट कर रही हैं, ये लॉ इन्फोर्स हो रहा है, वो मेजर रोल प्ले करता है। ठीक, अगर वो ही गड़बड़ हो जाएगा तो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी वॉइड हो जाएगा। ठीक, तो इसीलिए ये भी एक मेजर इशू है डिस्प्यूट को सेटल करने में। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट हमारा रिकॉग्निशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ फॉरेन जजमेंट्स एंड आर्बिट्रल अवार्ड्स। अब इसको एक बार रीड कर लेते हैं। If the defendant against whom a judgment has been rendered does not have the asset which can be seized in the country of jurisdiction, it is essential to have the judgment recognized and enforced in the defendant's home country or in any third country where the defendant has its assets. तो अभी हमने डिस्कस किया था कि जहां पे भी डिफेंडेंट की असेट है वहीं पे ही जजमेंट प्रोवाइड किया जाएगा, वहीं पे ही कोर्ट में सुनवाई होगी। ठीक, अगर उसकी असेट किसी तीसरी कंट्री में है तो इस चीज की सुनवाई वहां पे होगी, उस तीसरी कंट्री में होगी। ठीक है, तो फॉरेन जजमेंट आर नॉट ऑटोमेटिकली इन्फोर्स्ड इन अनदर कंट्री अनलेस अ बाइलेटरल और मल्टीलेटरल कन्वेंशन और अग्रीमेंट एग्जिस्ट और नेशनल लॉ परमिट्स एनफोर्समेंट ऑन द बेसिस ऑफ रेसिप्रोसिटी। ये तो जरूरी नहीं है कि जो जजमेंट किसी एक कंट्री में प्रोवाइड किया गया है वही सेम जजमेंट अगर किसी दूसरी कंट्री में प्रोवाइड किया जाए तो उसको एनफोर्स किया जा सकेगा। ठीक है, क्योंकि हर कंट्री के अपने अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो अगर जो कंट्री जजमेंट प्रोवाइड कर रही है, अगर दूसरी कंट्री से उसके कोई बाइलेटरल या मल्टीलेटरल कन्वेंशंस हैं या परमिशन है कि हाँ वो जो जजमेंट प्रोवाइड करेगी वो दूसरी कंट्री में एप्लीकेबल होगा, तभी उसको एनफोर्स भी किया जाएगा। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं एक मेजर ड्रॉबैक है या एक मेजर इशू हो जाता है, क्योंकि आप हर कंट्री में हर टाइप के लॉ को एनफोर्स नहीं कर सकते, हर टाइप के जजमेंट को आप एनफोर्स नहीं कर सकते हैं। ठीक है, any judgment given in the country of a party against the other party will have to be recognized and enforced in the country of that other party or any other third country where the other party has its assets. Otherwise, the whole litigation will be only a futile exercise. तो अगर ये पूरा प्रोसेस एप्लीकेबल नहीं हुआ, जो जजमेंट प्रोवाइड किया गया वो जजमेंट दूसरी कंट्री में एप्लीकेबल नहीं हुआ, तो ये जो लिटिगेशन का प्रोसेस है कैसा कहलाएगा, फ्यूटिल एक्सरसाइज। मतलब कि इससे कुछ सक्सेस मिली नहीं, ये एक तरह से वेस्ट चला गया। ठीक है, तो आई होप आपको ये पॉइंट भी अब क्लियर हो गया। और अगर मैं आर्बिट्रल अवार्ड की बात करूं तो जो भी कंट्रीज हैं उनके बीच में अगर प्रॉपर कन्वेंशन नहीं है या वो सिग्नेटरी मेंबर्स नहीं है उस कंट्री की, ठीक है, तो उस कंडीशन में जो भी आर्बिट्रल अवार्ड होगा या कोर्ट का जो भी जजमेंट होगा वो एनफोर्सेबल नहीं होगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो कल मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको एक कंपैरिजन चार्ट दे दूंगी आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, लिटिगेशन का। हालांकि वो तो मुझे नहीं मिला, लेकिन मैं आपको वो खुद बना के दे दूंगी। ठीक है, लेकिन हम एक बार ये डिस्कस कर लेते हैं आर्बिट्रेशन वर्सेस कंसिलिएशन के बारे में। मीनिंग पे अगर हम आए तो आर्बिट्रेशन क्या है, एक डिस्प्यूट सेटलमेंट प्रोसेस जिसमें कि जो थर्ड पार्टी होती है वो कैसी होती है, इम्पार्शियल नेचर होती है। ठीक, उसको अपॉइंट किया जाता है और डिस्प्यूट को सेटल किया जाता है। कंसिलिएशन की बात करें तो कंसिलिएशन इज अ मेथड ऑफ रिसॉल्विंग डिस्प्यूट वेयर इन एन इंडिपेंडेंट पर्सन हेल्प्स द पार्टीज टू अराइव एट नेगोशिएटेड सेटलमेंट। तो कंसिलिएशन क्या होता है, बेसिकली इसमें जो कंसिलिएटर होता है सिर्फ वो क्या करता है, डिस्प्यूट को सेटल कराने की कोशिश करता है। ठीक है, ये क्या होता है, इंडिपेंडेंट पर्सन होता है, इसका जो डिसीजन होता है वो बाइंडिंग नहीं होता है। लेकिन आर्बिट्रेशन की अगर हम बात करें तो उसका डिसीजन कैसा होता है, बाइंडिंग इन नेचर होता है। ठीक, an arbitrator has the power to enforce his decision, ठीक है, whereas a conciliator do not have the power to enforce his decision। ठीक है, कंसिलिएटर को आप ऐसे मानिए कि आपके कोई दो दोस्त में लड़ाई हो गई है और कोई तीसरा दोस्त आपके बीच में समझौता कराने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, हालांकि आप उसके डिसीजन को माने ना माने कि किसके ऊपर डिपेंड करता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, चलिए,
प्रायर अग्रीमेंट क्या है, आर्बिट्रेशन में रिक्वायर्ड होता है लेकिन कंसिलिएशन में रिक्वायर्ड नहीं होता है। ठीक है, आर्बिट्रेशन किस में रिक्वायर्ड रहता है, ये अवेलेबल रहता है एग्जिस्टिंग और फ्यूचर डिस्प्यूट में, मतलब जो ऑलरेडी डिस्प्यूट्स हैं या आगे कुछ डिस्प्यूट्स होंगे उनसे रिलेटेड इश्यूज में आर्बिट्रेशन रहता है। लेकिन कंसिलिएशन क्या है, एग्जिस्टिंग डिस्प्यूट, जो कि अभी डिस्प्यूट्स हैं सिर्फ उन्हीं को ही कंसिडर करता है, फ्यूचर डिस्प्यूट्स को कंसिडर नहीं करता है। ठीक है, और आर्बिट्रेशन का जो डिसीजन है वो बाइंडिंग होता है, इन्फोर्सेबल होता है, इसलिए क्या है ये लीगल प्रोसीडिंग। वहीं जो कॉन्सिलिएशन का प्रोसेस वो कैसा होता है, इन्फोर्सेबल इन नेचर नहीं होता, उसका डिसीजन है वो इन्फोर्सेबल नहीं होता है, इसलिए वो लीगल प्रोसीडिंग नहीं कहलाता है। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया और यहीं पे हमारा सेशन खत्म हो जाता है। आपका ये यूनिट भी फिनिश हो गया, मेरी तरफ से ये यूनिट आपकी खत्म हो गई। ठीक है, इसमें जो लास्ट टॉपिक है वो आप खुद से पढ़ लीजिएगा, जो है ओवरव्यू ऑफ इंडियन आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट। ठीक है, और अगर कुछ डिफिकल्टी लगती है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। तो मेरी तरफ से ये चैप्टर आपका खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर जाए। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जहां हम डिस्कस करेंगे नई यूनिट को। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर।